हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके एक नया सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, आज जो मैं डिस्कस करूंगा 66 बीपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आपको पता होगा जो बीपीएससी का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी क्या करता है, रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन आपका उसी में से आ जाए। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे क्लासेस चाहिए जिसमें हम लोग डिस्कस करें, देखिए बुक्स तो सबके पास अवेलेबल है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे उस बुक्स को नहीं पढ़ पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, आपको उन सभी क्वेश्चंस को जो कि आपके 66वीं 65वीं 64वीं और पहले जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं बीपीएससी के उसमें आए हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो किस हड़प्पन क्षेत्र में मिला है? तो ये मिला कहाँ है फ्रेंड्स? कालीबंगा अगर बात करें तो ये कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? जैन धर्म से। जैन धर्म से सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया का संबंध है। ठीक है, इस तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या त्रिरत्न कहते हैं या रत्न त्रय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का अगर बात करें तो कश्मीर में किसने किया था? कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने। और कब किया था? तो ईसवी की प्रथम शताब्दी में। कब किया था? ईसवी की प्रथम शताब्दी में। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के। अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया है वैशेषिक ने किया है। किसने? वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। न्याय का अगर बात करें तो गौतम ने किया है। योग का पतंजलि ने, सांख्य का कपिल ने। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है उसे देखते हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत से, मेडाइवल इंडिया से, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी रक्त एवं लौह की नीति? तो बलबन ने क्या की थी? रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। इसका मतलब क्या है रक्त एवं लौह की नीति का? तो इसका मतलब होता है कि शत्रुओं के प्रति कठोर नीति। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य था? तो ये था चोल साम्राज्य था। क्या था? चोल। अगर बात करें चोल का संस्थापक कौन है, तो चोल का संस्थापक विजयालय है। और इसका अगर बात करें राजधानी क्या है, तो तंजौर है। बिल्कुल याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें 7वें नंबर में क्या पूछ रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो पिट्रा ड्यूरा क्या होता है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसी को क्या कहते हैं? पिट्रा ड्यूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को पिट्रा ड्यूरा कहते हैं। ये क्या है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला है का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर ने चित्रकारी के लिए क्या बनाया था? कारखाना। जहांगीर के काल को क्या कहता है? चित्रकारी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। अब चलिए चलते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत के क्वेश्चंस को देखें, मॉडर्न हिस्ट्री के। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? 9वां नंबर, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ठीक है, तो अगर बात करें किसने सक्रिय भाग लिया था, तो
यहाँ हो जाएगा नाना साहेब कानपुर, बिल्कुल इन्होंने लिया था। बेगम हजरत महल लखनऊ, इन्होंने भी लिया था। फिर नेक्स्ट बात करें मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, इन्होंने लिया था। और बेगम हजरत महल ने कहाँ से लिया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लिया था। कहाँ से लिया था? लखनऊ से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 आंसर है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डैट इज ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर बेगम हजरत महल का आपका लखनऊ होता है, ठीक है, बेगम हजरत महल का हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? किस अधिनियम? 1935 के अधिनियम को। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। 1935 के अधिनियम को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, भारत का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दांडी यात्रा कितने दिन चली? दांडी यात्रा का अगर बात करें तो देखिए 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। लगभग 24 दिन चली थी। कितना? 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो इसका अगर बात करें तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे लिखा था किसने? रचयिता कौन थे? बिस्मिल्लाह अजीमाबादी थे, जो कि बिहार के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गजल को लिखा था। ठीक है, क्या किया था? गजल को लिखा था। लेकिन जब भी इसका नाम आता है ना तो आपको याद आता होगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने इसको प्रसिद्ध बनाया। ठीक है, प्रसिद्ध किसने बनाया? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। लेकिन लिखा किसने था? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने। याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, सीधा आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल्ला मार के आ जाते हैं। चलिए 13 नंबर पे चले। बंगाल विभाजन का प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में? तो ये हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में। ठीक है, और कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में हुआ था, घोषणा के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन थे? भूलाबाई देसाई। भूलाबाई देसाई जो थे INA के मुकदमे के पक्ष में पेश किए गए वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट में। कहाँ फहराया था? स्टुअर्ट में फहराया था। ठीक है, मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 1907 को स्टूरगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज फहराया था। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा ने को। और कहाँ फहराया था? स्टूरगार्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी जोरा सही है? तो आपको बताना है कौन सा जोरा जो है, इनमें से कौन सा जोरा क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, और क्या है? विनोबा भावे का द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो ये द्वितीय नहीं थे, ये प्रथम सत्याग्रही थे। कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो कब किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। क्या किया गया? घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धम्म संसद में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जो शिकागो में आपका धर्म संसद में हुआ था उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, नील दर्पण जो है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, कि रचना किसने की? तो इसका रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने की। ठीक है, किसने की? नील दर्पण जो नाटक है इसकी रचना की दीनबंधु मित्र ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 में जो हुआ था आपका प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ। और 1759 में क्या हुआ था? वेदरा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? वेदरा का युद्ध। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? किस अधिनियम ने? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। 1831 का अगर बात करें तो 31 में बौद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था सिंहभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल विद्रोह सिंहभूम में आपका कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर में। कहाँ? सामलदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने क्या की थी? पढ़ाई की थी। ओके, और अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुआ था, तो राजकोट में हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कहाँ पे रखा गया था? तो बिहार में अगर बात करें कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो रखा गया था वो पटना में रखा गया। कहाँ? पटना के बांकीपुर में रखा गया था। कब रखा गया था? 1912 में। कब? 1912 में, 1912 में रखा गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. माधोलकर ने की थी। किसने? आर.एन. माधोलकर। आर.एन. ठीक है, माधोलकर याद रखिएगा। ठीक है, माधोलकर ने। तो किसने? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में, और किसने अध्यक्षता की थी? आर.एन. माधोलकर ने की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? जयप्रकाश नारायण को आपको बताना है कौन सी उपाधि दी गई है। तो लोकनायक। लोकनायक क्या होता है? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण होता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना जो है 1912 में की गई। कब? 1912 में 22 मार्च 1912 को की गई है। 22 मार्च याद रखना है, 22 मार्च 1912 को किया गया। और वर्ष 1936 में अगर बात करें ना, 1936 में तो उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था। कब? 1936 में उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था। बंगाल से पृथक किया था 22 मार्च 1912 को, और आपका झारखंड से पृथक किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग। कितना? 3/20 भाग। नेक्स्ट चलते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। कहाँ से? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। कौन? क्या नाम है? रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का क्या किया था? ध्यान आकर्षित किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताना है प्राचीन जो महाजनपद मगध है उसकी प्रथम राजधानी क्या थी। देखिए यहाँ हो जाएगा राजगिरी, हो जाएगा क्या? राजगिरी। राजगिरी जो था ना ये प्रथम राजधानी था किसका? आपका मगध का। ठीक है, और उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को बना दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद का अगर बात करें तो वो बिहार में किसान आंदोलन से क्या थे? संबंधित थे। बिहार में क्या चीज़ से? किसान आंदोलन संबंधित थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण। अभी हमने पढ़ा था चंपारण में जो नील का खेती हो रहा था, किसानों
किसान जो नीला खेती कर रहे थे उससे ग्रसित थे, उसकी ओर ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। तो यही है आपका चंपारण, जहाँ गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम 1917 में चंपारण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किसका? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में बात करें। 37 में कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो नेतृत्व किया था किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। नाना साहब का अगर बात करें तो नाना साहब ने कानपुर में किया था, और ताता तोपे का अगर बात करें तो इसने भी कानपुर में किया था। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। संथाल बांका सही है, उराव सुपौल सही है, खरवाड़ भागलपुर सही है। तो मांडा जमुई नहीं होगा। मांडा क्या होगा? मांडा आपका मुंडा आपका जमुई नहीं होगा। यह जनजाति जो है का विस्तार जो है उत्तर बिहार के कुछ जिलों में है। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति का आबादी 4.5% के आसपास है। तो क्या रखिएगा? मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कटिहार में खास तौर पे पाई जाती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 38 का 20। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो देखिए अभी जो प्रतिशत हो गया है ना भौगोलिक क्षेत्र का, अगर बात करें उसमें वन का जो प्रतिशत हो गया वन क्षेत्र का, एक वन होता है एक वृक्षावन होता है। ठीक है, तो वन का भी बात करें तो अभी कितना है? 7.84 है, याद रखिएगा 7.84। ठीक है, चेंज हो गया 7.84%। ओके, और अगर ठीक है यही हो जाएगा 7.84% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में किस जिले में निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में आपका क्या है? एकमात्र उद्यान जिला स्थित है। ठीक है, कहाँ? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना जो है 1978 में, और यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? गंडक नदी के किनारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसमें जितना भी नदी दिया ना सब उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होता है। क्या? सब होता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? क्या नाम है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी, जो कि धान की खेती के लिए होता है। किस जिले में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस में से नहीं बहती है? तो कोसी मगध। क्या? कोसी मगध से क्या बहती नहीं है? गंगा नदी नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, चलिए 44 के बाद अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीवकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है क्या है? तो देखिए 2018 का बात है, ऐसे करंट से ही रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सतत जीवकोपार्जन योजना का शुरुआत बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया है। किस लिए? शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको ये देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 7 जो निश्चय था वो कौन कौन सा था? आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली,
लगातार, घर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये जो बाल कल्याण है ना, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? बिहार की प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 में 19 में यह था, क्या था? 2018-19 में यह क्या था? तो राष्ट्रीय औसत से का 33% था। कितना? राष्ट्रीय औसत का 33% था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनावों के लिए प्रेस नोट जारी किया है? तो ये सब करेंट का क्वेश्चन हो गया, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा इस बार। ठीक है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, ये भी नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं ना, स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि करेंट के क्वेश्चंस हैं बिहार के करंट से। मैं आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चंस दूंगा, ये भी देखिए बिहार के करंट से ही संबंधित क्वेश्चंस है। ये छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है तो आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्थानीय समुदायों, स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना है। तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये क्या है? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था आपको बताना है। तो ये जो था 1773 रेगुलेटरी एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट 1833 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ये नहीं था। क्या नहीं था? ये नहीं था। तो इसको आप, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका टॉप 50 प्रीवियस क्वेश्चन थे जो कि आपके 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया तो इसका सेकंड पार्ट आएगा 66 बीपीएससी करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस तरह के आपको डेली बेसिस पे वीडियोस चाहिए, देखिए बुक्स सबके पास रहता है लेकिन डेली रिवीजन नहीं हो पाता है। आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।